continuing from those remaining only. तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी कैसे एंशिएंट टाइम में कैसे यूज होता था और वो कैसे कैसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होते जा रहे थे, है ना। तो आज शुरू करेंगे हम लोग द इवोल्यूशन ऑफ द साइंस ऑफ जेनेटिक्स लीडिंग टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। हाउ द डिफरेंट इवोल्यूशंस in terms of genetics and in science that led to the modern biotechnology. Okay, if you talk about modern biotechnology, the teaching in biotechnology in different colleges or a separate department for biotechnology, it has been started during the year 1980s only. Okay, before that there was no subject called as biotechnology. It came into existence in terms of department or a subject only after 1980s. Before that, obviously, it is there in the nature. Biotechnology was there in the nature, but it came into existence in terms of subject or in terms of department only after 1980s. तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये तो पहले पुराने टाइम से था, हम लोग ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ लिया, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, एक किसी कोर्स का नाम, किसी डिपार्टमेंट का नाम, ये 1980s के बाद ही आना शुरू हुआ है, बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी एंड द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट साइंस ऑफ जेनेटिक्स। ओके, द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंस ऑफ जेनेटिक्स दैट लीड्स टू द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। वो कौन कौन सा इवोल्यूशन है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, इसकी वजह से आज एक सेपरेट बायोटेक्नोलॉजी, एक अलग सा क्लास है, उसका हिस्ट्री हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। 1866 we know the Mendel postulates a set of rules to explain the inheritance of biological characteristics in living organism. तो Mendel's principle of inheritance एक बेसिक कंसेप्ट था जो कि आज तक यूज होता है। मेंडल का प्रिंसिपल वो मेंडल ने दिया था 1866। In the year 1866, Mendel postulated there are set of rules through which inheritance of the genetic element it takes place, right? 1866 देखो, and then 1900, imagine करो, after almost 40-50 years, right? In 1900, the Mendelian law rediscovered after independent experimental evidence confirmed Mendel's basic principle. So during that era, 1866, when Mendel postulated the set of rules, nobody believed him. किसी ने उसका बात को विश्वास नहीं किया। उस टाइम का बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट के सामने उसने जाके अपना प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, बट नोबडी बिलीव ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, जितना भी था उसका जो सेट ऑफ रूल्स था, वो उस टाइम का बड़ा बड़ा साइंटिस्ट ने बिलीव ही नहीं किया, ठीक है। तो मेंडल ने दिया था 1866 में, और 40-50 साल बाद मेंडल लॉ को फिर से रीडिस्कवर किया गया इन 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय 3 डिफरेंट साइंटिस्ट के। 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अलग अलग जेनेटिक्स रिलेटेड काम कर रहा था, और उसको पता चला कि जो मेंडल ने इतना साल पहले बोला था वो सही है, तो रीडिस्कवर हुआ मेंडल लॉ। तो वो बोटानिस्ट थे, 3 जो साइंटिस्ट था वो 3 बोटानिस्ट थे, जिसका नाम था Hugo de Vries, कार्ल लॉरेंस एंड एरिच वॉन शर्मा। ये 3 साइंटिस्ट बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता रहता है इन एग्रीकल्चर, जो जनरल एग्रीकल्चर होता है, दे आस्क दिस क्वेश्चन। मेंडल लॉ ऑफ एरिक वॉन शर्मा। ओके, in 1903, Theodor Boveri and Walter Sutton independently postulated that genes are located on the chromosome. मेंडल लॉ, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, वो अब कंफर्म हो चुका है। उसके 2 साल बाद फिर 2 अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है थियोडर बोवेरी एंड वाल्टर सटन, दे इंडिपेंडेंटली पोस्टुलेटेड दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। पहले तो क्या था कि जीन्स होता है, मतलब मेंडल ने क्या कहा था कि देयर आर सर्टेन फैक्टर व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन ट्रेट, फ्लावर कलर, ये फैक्टर की वजह से हो रहा है ना, और प्लांट हाइट तो दूसरा फैक्टर की वजह से हो रहा है।
तो वो फैक्टर मेंडल कहते थे फैक्टर। वो फैक्टर क्या था, में वो जीन था, ठीक है ना। तो थियोडोर एंड बोवेरी ने भी पता किया कि ऑल दीज जीन्स दे आर लोकेटेड ऑन समथिंग कॉल्ड एज क्रोमोसोम। वो जीन ऐसे बिखरा हुआ नहीं होता है, ठीक है ना। वो सारा जीन किसी न किसी क्रोमोसोम में ही होता है। तो उसको कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब जब क्रोमोसोम एक सेल से दूसरा सेल में मूव होता है या एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में मूव होता है, जीन्स आर ऑल्सो मूविंग विद इट, ठीक है। क्रोमोसोम जब भी मूव कर रहा है, इसका मतलब क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही जीन है, तो जीन भी मूव हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर generation. So that is known as chromosomal theory of inheritance, and that was given by Theodore Boveri and Walter Sutton, commonly known as Boveri and Sutton. ठीक है। 1910 क्या कर रहे हो मेहता आज? 11 टाइम लग गया था। और वो हाउसकीपिंग दिन लगा है ना, ठीक है। फिर then in 1910 Morgan's experiment proved genes are located on the chromosome, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज। थियोडोर एंड बोवेरी ने क्या किया था, पोस्टुलेट किया था, मतलब अनुमान लगाया गया था, ठीक है, क्योंकि जीन्स शायद क्रोमोसोम में होगा, वो लोगों ने पोस्टुलेट किया था, ठीक है। और उसको प्रूव किया इन 1910 बाय मॉर्गन, एंड मॉर्गन एक्सपेरिमेंट प्रूव जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ओके। The biochemical analysis revealed that chromosomes are composed of 60% proteins, especially histone proteins, and 40% DNA. ठीक है। जीन्स क्या है? DNA, और जीन्स कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम में होता है। किसने बताया था? थियोडोर एंड बोवेरी। और फिर मॉर्गन ने 1910 में क्या किया कि प्रूव कर दिया कि जीन्स आर एक्चुअली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। और जब क्रोमोसोम को तोड़ के देखा, क्या रिवील्ड हुआ कि क्रोमोसोम्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। तो जितना भी जीन्स है जो डीएनए में है, वो डीएनए प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर रहा है, प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करके जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनल स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो ही क्रोमोसोम है, ठीक है। एंड इन 1922 मॉर्गन एंड कलीग developed gene mapping techniques and prepared gene map of fruit fly chromosomes, ultimately containing over 2000 genes. तो क्योंकि सबको पता चल गया कि अब जो जीन्स है वो क्रोमोसोम में होता है, कौन सा जीन किस पोजीशन पे है, उसको करने के लिए यू हैव टू मैप इट। मैपिंग का मतलब समझते हो होंगे, अगर आपको यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना है, तो इफ समबडी आस्क्स यू, यू हैव टू गिव अ मैप, है ना। तो रफ मैप हो सकता है, मतलब यू मे नॉट बी एबल टू टेल द एग्जैक्ट डिस्टेंस। आपको यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना हो या पूसा से मुजफ्फरपुर जाना हो, तो आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं भी पता हो सकता है, लेकिन आप एक मैप देते हो कि किस डायरेक्शन से जाना है। आप बोलोगे यहाँ से पूसा बदल जाओ, वहाँ से ऑटो लेके ढोली का रास्ता होके निकल जाओ, है ना। तो ढोली हैज बिकम वन मार्कर, लैंडमार्क, कि वहीं से होके जाता है। तो उसी तरीके से मॉर्गन एंड कॉलिग दे आल्सो डेवलप अ मैपिंग टेक्निक, क्योंकि क्रोमोसोम में बस एक ही जीन नहीं होता है, उसमें हजारों जीन होता है ना। तो कौन सा जीन पहले आता है? सपोज जीन एक्स के बाद कौन सा जीन आता है? जीन वाई भी आ सकता है, जीन ए भी आ सकता है, जीन बी भी आ सकता है। फिर दूसरे जीन के बाद तीसरा जीन कौन सा है, और किस ऑर्डर में कौन सा जीन पहले आता है और कौन सा जीन लास्ट में आता है और कौन सा जीन बीच में। तो ये जो मैपिंग है, ये जो पोजीशन को पता करने का टेक्निक है, उसको मैपिंग टेक्निक कहते हैं, ठीक है ना। तो इट वाज इनिशियली डिजाइन्ड बाय मॉर्गन एंड हिज co-workers, colleagues, okay, and they prepared a gene map of the fruit fly chromosome. fruit fly उसके क्रोमोसोम में लगभग 2000 जीन का मैप बना दिया कि ये 2000 जीन क्रोमोसोम ऑफ फ्रूट फ्लाई का किस किस रीजन में लोकेटेड है, बना दिया। और ये जो मैपिंग टेक्निक था, उसको वो टेक्निक का नाम था लिंकेज मैपिंग। जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे, यू विल बी नोइंग दिस टेक्निक, लिंकेज मैपिंग, ओके। देन सी, अब इतना काम 1922 तक
सब लोग पढ़ चुके हैं कि जीन जीन क्रोमोसोम में होता है, फिर जीन को मैप करने वाला ये सब भी पढ़ लिया था। अब स्टिल थिंक कि 1940 to 1940 also 1940 also proteins were considered as genetic material, not DNA. Okay, proteins were considered as genetic material as proteins are polymer of 20 protein amino acids and present in larger quantity and code more and more variety of information. So 1940 तक प्रोटीन्स को ही कंसिडर किया जाता था एज ए जेनेटिक मटेरियल। ऑल्दो देयर वाज कंट्रोवर्सी, कोई कोई लोग बोलते थे कि प्रोटीन नहीं हो सकता है, कोई लोग बोलते थे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि लोगों को साइंटिस्ट में लगता था कि डीएनए तो बिल्कुल भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि डीएनए इट इज मेड ऑफ ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड है ना, या तो ए टी जी सी, ये 4 ही न्यूक्लियोटाइड है। उसके कंपेयर में प्रोटीन तो जो प्रोटीन बनता है वो तो कम से कम 20 एमिनो एसिड से बनता है ना, 20 एमिनो एसिड से बनता है, और ये सेल के अंदर में लार्ज अमाउंट में होता है कंपेयर टू डीएनए। प्लस ये अमीनो एसिड इट कोड्स मोर वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। हर प्रोटीन, एक भी अमीनो एसिड चेंज होने से इट बिकम्स डिफरेंट प्रोटीन, है ना, और हर प्रोटीन में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड, हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनता है। तो एक भी अमीनो एसिड उसमें चेंज होने से द प्रोटीन बिकम्स फंक्शनली और स्ट्रक्चरली डिफरेंट। वो फंक्शनली भी डिफरेंट हो सकता है, स्ट्रक्चरली भी वो प्रोटीन डिफरेंट हो सकता है। तो प्रोटीन जो अमीनो एसिड है 20 अमीनो एसिड्स, उसका कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को एनकोड किया जा सकता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को भी बनाया जा सकता था। इसीलिए अंटिल 1940 सब लोग सोचता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाई बिफोर 1940s people used to consider protein as a genetic material। तो आपका आंसर हो सकता है because protein is a polymer of 20 protein amino acids and present in larger quantity and could more variety of information, therefore it was considered as genetic material। ठीक है, DNA is a polymer of only 4 different deoxyribonucleotides, और वो 4 न्यूक्लियोटाइड क्या है, ATP, CTP, GTP एंड TTP, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड थायमिन ट्राइफॉस्फेट, हम लोग कॉमनली ATGC कहते हैं ना। तो अब यहाँ पे प्रोटीन देखो 20 अमीनो एसिड से बना है और डीएनए 4 अमीनो एसिड से बना है। तो जो ले मैंने उस टाइम में तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था सब कुछ सेल के अंदर देखने के लिए, तो उस टाइम में सोचता था कि ये डीएनए तो बस 4 न्यूक्लियोटाइड से बनता है और प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बनता है, तो प्रोटीन ही होगा जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो मोस्ट जेनेटिसिस्ट स्पेसिफिकली एक्सेप्टेड प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटेरियल उस टाइम पे। अब इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ, देखो 1900 ये जो 1940 है उस टाइम तक भी प्रोटीन को कंसिडर किया जाता था जेनेटिक मटेरियल, लेकिन एक्सपेरिमेंट को देखोगे तो 1928 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हम लोग कहते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रू प्रोसेस नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। Griffith's findings suggested that some factor is transferring from one strain of bacteria to another. The process was termed as bacterial transformation। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बहुत से आप लोगों में से बहुत को मालूम होगा ग्रिफिथ ने क्या किया था। ग्रिफिथ ने he took स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो बैक्टीरिया होता है जो माइस में निमोनिया डिजीज क्रिएट करता है और माइस मर जाता है, उसका रफ स्ट्रेन आइसोलेट किया और उसका स्मूथ स्ट्रेन आइसोलेट किया। रफ स्ट्रेन क्या है, नॉन विरुलेंट है, मतलब वो डिजीज क्रिएट नहीं करता है, डिजीज माइस में इन्फेक्शन नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, और जो स्मूथ स्ट्रेन था स्ट्रेप्टोकोकस का वो डिजीज क्रिएट करता था माइस में और माइस मर जाता था। तो यहाँ पे देखो रफ स्ट्रेन, उसको इंजेक्ट करो तो माउस लीव्स, मतलब माउस को कुछ नहीं होता है, और स्मूथ स्ट्रेन को जब आप इंजेक्ट करते हो माइस में तो माउस मर जाता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो रफ स्ट्रेन है ये स्मूथ स्ट्रेन जो है उसको पहले जो बैक्टीरिया स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया है जो कि माउस को मारता था उसको गर्म करके हीट करके वो स्मूथ स्ट्रेन को मार डाला, मतलब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। तो ही किल्ड द स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड इंजेक्टेड दैट डेड बैक्टीरिया इनटू द माउस। माउस नहीं मरा, माउस लिव्स।
क्योंकि जो इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया है वो तो ऑलरेडी हीट किल्ड हो चुका है ना, हीट की वजह से मर चुका है, तो वो माइस में डिजीज क्रिएट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब ये जो हीट किल बैक्टीरिया स्मूथ स्ट्रेन था उसको रफ स्ट्रेन के साथ मिक्स्ड किया और जो मिक्सचर को इंजेक्ट किया माइस पे, तो माउस मर गया। तो उसको उसने क्या कंक्लूड किया कि देयर इज समथिंग इन दैट डेड सेल ऑफ द स्मूथ एरिया, जो बैक्टीरिया का जो स्मूथ स्ट्रेन है उसका जो डेथ सेल है उसमें देयर इज समथिंग व्हिच इज ट्रांसफरिंग इनटू द रफ स्ट्रेन जो कि नॉन विरुलेंट है। ठीक है, जो स्मूथ स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड हो चुका है वो सेल के अंदर से कुछ रफ स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से रफ स्ट्रेन हैज बिकम विरुलेंट। पहले क्या था, नॉन विरुलेंट था रफ स्ट्रेन, है ना, क्योंकि ये स्मूथ स्ट्रेन जो हीट किल है उससे कुछ ट्रांसफर हुआ इसके अंदर में, रफ स्ट्रेन के अंदर में, तो नाउ ये रफ स्ट्रेन हैज बिकम विरुलेंट और उसके बाद जब इंजेक्ट होता है मिक्सचर माउस, इट इज डाइंग। ठीक है, अब इसने नहीं बताया कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो फैक्टर क्या है, डीएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, वो नहीं बताया था उसने। ठीक है, क्योंकि इसमें कंक्लूड नहीं हो पाया था। तो इन 1928 इट वाज नॉट कंक्लूडेड। तो until 1940, yes. Extremely busy man. Okay, I'm extremely busy. Plus, I have research council meeting preparation also for my extended content project. No, you decide with Madam Madhuri. Whatever she suggests, we can do it. Okay, na? So in 1928, Frederick Griffith, don't get confused, okay? Frederick Griffith never said that DNA is the factor that is transferring from smooth strain bacteria to rough strain bacteria. He just suggested that there is some factor, कुछ फैक्टर है। ग्रिफिथ ने कभी नहीं बोला कि स्मूथ स्ट्रैंड से डीएनए रफ स्ट्रैंड में जा रहा है, नहीं बोला था। ठीक है ना, उसने बोला था कि कुछ फैक्टर है जो कि स्मूथ स्ट्रैंड से रफ स्ट्रैंड में जा रहा है। इसीलिए अप टिल 1940 ऑल्सो लोग बिलीव करता था कि डीएनए नहीं बल्कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल। एंड इन 1944, अब 40 तक तो लोग सोच रहा था कि वही प्रोटीन ही होगा, है ना। अब 1944 में फॉलोइंग द फाइंडिंग्स ऑफ ग्रिफिथ इन 1944, Avery, MacLeod and McCarthy, these three scientists demonstrated that genes are composed of DNA rather than protein. ठीक है ना, कंफ्यूजन कहां से था, यहां पे जैसे जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम थ्योरी में पता हो गया था ना, और मॉर्गन्स का एक्सपेरिमेंट में भी जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम बोल के पता चल गया था। अब वो जीन्स क्या है उसको देखने के लिए दे हैव टू ब्रेक द क्रोमोसोम, राइट। जब उसने ब्रेक किया उसमें 60% प्रोटीन मिला और 40% है या डीएनए, कंफ्यूजन यहां से था। ठीक है, इन 1944 एवेरी एंड मैककार्टी जीन्स आर देन क्या किया, एस्ट्रेन से, एसिस्टेंट का जितना भी जो हीट किल एसिस्टेंट है, एसिस्टेंट से जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो हीट किल्ड हो चुका है उसका एक्सट्रैक्शन किया, उससे जितना भी उसका सेल के अंदर में जो भी एक्सट्रैक्ट कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया और सेपरेट किया। जैसे हीट किल है, हीट किल से पॉलीसैकेराइड्स निकाला, ठीक है, जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका है। ठीक है ना, उसके बाद लिपिड जो डिस्ट्रॉय हो चुका है उसको भी, ठीक है। देन आरएनए जो कि डिस्ट्रॉयड हो चुका है उससे भी इंजेक्ट किया माउस में। देन प्रोटीन जिसको डिस्ट्रॉयड किया है उससे भी इंजेक्ट किया माउस में। ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड डिस्ट्रॉयड करने से भी माउस मर रहा है, इसका मतलब पॉलीसैकेराइड वो जेनेटिक एलिमेंट नहीं है। लिपिड्स को डिस्ट्रॉय किया एस स्ट्रैंड में और इंजेक्ट किया, फिर भी माउस मर गया, मतलब लिपिड नहीं है जेनेटिक एलिमेंट। आरएनए था, आरएनए को डिस्ट्रॉय किया और एस स्ट्रैंड से
माउस को इंजेक्ट किया, फिर भी माउस मर गया। इसका मतलब आरएनए भी नहीं था जेनेटिक एलिमेंट वो बैक्टीरिया का। प्रोटीन लिया और प्रोटीन को भी डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद असिस्टेंट से इंजेक्ट किया माउस को, माउस फिर भी मर गया। इसका मतलब प्रोटीन भी जेनेटिक एलिमेंट नहीं है। उसके बाद डीएनए को डिस्ट्रॉय किया ये असिस्टेंट में, और जब डीएनए को डिस्ट्रॉय करके असिस्टेंट को इंजेक्ट किया गया माउस में, तो माउस लिव्स। दैट मीन्स इट वाज जो ग्रिफिथ का फाइंडिंग में कहा गया था कि कुछ एक फैक्टर है जो कि ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम असिस्टेंट टू आर-स्ट्रेन, दैट्स व्हाई द माउस आर किल्ड। तो इससे पता चल गया जब आप डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हो तो माउस को कुछ नहीं हो रहा है। मतलब असिस्टेंट में इट इज अ डीएनए दैट इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग फ्रॉम the S strain to the R strain, ठीक है ना। सो द ट्रांसफरिंग फैक्टर इज अ डीएनए। तो यहाँ पे डीएनए कंफर्म हो गया था। और 1952 में मोर रोबस्ट कंफर्मेशन, मोर रोबस्ट एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट नाम के 1952 हर्शी एंड चेस कंफर्म द रोल ऑफ डीएनए एज बेसिक जेनेटिक मटेरियल, जिसपे वो लोग ने बैक्टीरियोफाज T2 और इकोला बैक्टीरिया यूज किया गया था। तो यहाँ पे मैंने बैक्टीरियोफाज T2 एंड इकोला इसीलिए लिखा है क्योंकि इंस्टेड ऑफ आस्किंग हु कंफर्म द रोल ऑफ द जेनेटिक एलिमेंट, दे आस्क व्हिच बैक्टीरियोफाज और व्हिच वायरस वाज यूज्ड बाय हर्शी एंड चेस। तो यू हैव टू राइट T, okay, there are types of, you know it is a T2 और किस बैक्टीरिया ये एक्सपेरिमेंट ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज क्या करता है? बैक्टीरियोफाज इट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया एंड मल्टीप्लाई इट्स कॉपी इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, है ना। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड many of the amino acids they contain sulfur, ठीक है। and DNA they are made up of nucleotides, है ना। and one of the component in nucleotide it's protein A वो radioactive sulfur दिया, okay, all the proteins were tagged with radioactive backbone protein, ठीक है। Phosphate protein है the protein of bacteriophage, radioactive sulfur, and the genetic element or the DNA of bacteriophage was labeled with radioactive phosphorus P32, ठीक है। तो एक सेट में क्या किया? The protein was labeled, another set of experiment DNA was labeled. उसके बाद the bacteriophage which was labeled with sulfur was allowed to infect the bacteriophage. बैक्टीरियोफाज जिसका कोड प्रोटीन ये रेडियोएक्टिव सल्फर से लेबल्ड किया गया था, उसको अलाउड किया बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया के पास ये बैक्टीरियोफाज को छोड़ दिया तो बैक्टीरियोफाज विल इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल, और इसका जो भी जेनेटिक एलिमेंट है इट विल गो इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अगर प्रोटीन होता तो प्रोटीन बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता, अगर डीएनए होता तो डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता, ठीक है। सिमिलरली लेबल्ड डीएनए विथ रेडियोएक्टिव फास्फोरस, और फिर वही बैक्टीरियोफाज जिसका डीएनए लेबल्ड है उससे बैक्टीरिया को ई कोलाई को इन्फेक्ट किया, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया भी अपना जेनेटिक एलिमेंट को अंदर छोड़ेगा, ठीक है ना। अगर डीएनए तो डीएनए अंदर जाएगा, प्रोटीन जेनेटिक एलिमेंट है तो प्रोटीन अंदर जाएगा, और जो रिमेनिंग जो सेल के अंदर नहीं गया है वो सेल का बैक्टीरियल सेल का सरफेस के अंदर में रहेगा, बाहर में रहेगा, सरफेस पे रहेगा ना, दोनों तरफ में। अब इसको जब ब्लेंड करोगे, उसको थोड़ा सा आप शेक करोगे तो जितना भी जो सरफेस के बैक्टीरिया सेल के बाहर चिपका हुआ है वो सब झड़ जाएगा। जैसे आप किसी भी बॉक्स या किसी भी सामान को उठाते हो, अगर उसमें धूल लगे, बाहर में धूल लगे तो उसको थोड़ा सा हाथ से मतलब शेक कर देने से तो बाहर में जो चिपका हुआ है वो धूल तो गिर जाएगा ना, और जो बॉक्स या वो किसी भी कंटेनर के अंदर में घुस चुका है वो शेक करने से बाहर नहीं आएगा, है ना। तो वही फॉर्मूला है यहाँ पे, जो जेनेटिक एलिमेंट है वो तो बैक्टीरियल सेल के अंदर घुस चुका है, अब जो जेनेटिक एलिमेंट नहीं है वो बाहर ही रहेगा, है ना। तो उसके बाद बैक्टीरियल सेल को
सेंट्रीफ्यूज किया और पाया कि जो बैक्टीरियल सेल में वो लेबल्ड फास्फोरस है, ना कि लेबल्ड प्रोटीन। तब पता चला कि जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक एलिमेंट इट वाज ए डीएनए, जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर घुसा था, ठीक है, ना कि प्रोटीन जेनेटिक एलिमेंट होता। तो जब सेंट्रीफ्यूज के बाद आप बैक्टीरियल सेल को देखोगे तो देयर शुड बी लेबल्ड प्रोटीन विथ सल्फर, है ना। तो ये नहीं था, बल्कि डीएनए पाया गया, लेबल्ड डीएनए पाया गया, तब कंफर्म हुआ। क्या है ये? प्रोसीडिंग हो गया मीटिंग। मदन लाल 1/9/2021। रंजन कुमार कौन से डिपार्टमेंट का है? एग्रोनॉमी। ओके, so this is how DNA as a genetic element was confirmed. Okay, और थोड़ा इवोल्यूशन देखते हैं, जेनेटिक साइंस ऑफ जेनेटिक्स में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है। 1949 में चारगाफ पैरिटी रूल। सो he is a person, Erwin Chargaff, from 1905 to 2002. He gave Chargaff rule about the pairing of DNA bases. Okay, now अभी 1949 तक तो पता चल चुका था कि DNA ही है जो कि जेनेटिक एलिमेंट है, मतलब एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जो पास होके जाता है इंफॉर्मेशन, वो डीएनए का थ्रू ही जाता है। वो कंफर्म हो चुका था बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ मैकार्टी, मैक्लियोड एंड, ये जो एक्सपेरिमेंट है एबारी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, उसके बाद हर्सी एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट है उससे कंफर्म हो चुका था कि डीएनए ही जेनेटिक एलिमेंट है। और उसके बाद अब टाइम आया टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना। अब प्रोटीन और डीएनए का बीच में जो बहस था वो तो खत्म हो गया कि कौन सा जेनेटिक एलिमेंट है। अब पता करना था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाउ डीएनए आर मेड अप ऑफ, राइट। तो उसके लिए चारगफ ने एक रूल दिया, एरविन चारगफ ने एक पार्टिकुलर रूल दिया। तो फर्स्ट पैरिटी रूल, फर्स्ट चारगफ पैरिटी रूल, इट स्टेट्स दैट इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए द नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू टी एंड नंबर टू सी। ने क्या कह दिया फर्स्ट रूल में, क्या कह दिया? नंबर ऑफ एडेनाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू थाइमिन एंड नंबर ऑफ guanine is equal to cytosine in any single stranded DNA, ठीक है। फिर सेकंड पैरिटी रूल उसने क्या दिया? द कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। तो क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज राइट अबाउट द चारगफ पैरिटी रूल। So you need to write what do you understand by first parity rule, what do you understand by second parity rule। और अब मान लो कि फर्स्ट पैरिटी रूल में आपको 2 मार्क्स का आ गया, तो आप इतना ही लिखने से आपका काम नहीं चलेगा। इट स्टेट्स दैट इन सिंगल स्ट्रैंडेड, इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या होता है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स ए हमेशा टी के साथ ही पेयर करता है, एडिनाइन ऑलवेज ए पेयर्स विद थाइमिन। उसके बाद जी का मतलब, जी इक्वल्स टू सी का मतलब है जी हमेशा सी के साथ ही, मतलब guanine will always pairs with complementary base pair with cytosine only। ए एडिनाइन कभी जी के साथ पेयर कर पाएगा ये रूल के हिसाब से नहीं, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू टी, ए इज नॉट इक्वल्स टू जी और सी। ओके, सेकेंड पैरिटी रूल क्या कह रहा है? द कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि अब मान लो ह्यूमन बीइंग में जो कंपोजिशन ऑफ डीएनए है, किस टाइप का डीएनए, कितना लेंथ का डीएनए,
it will not be same with another species. Okay, और ATGC किस टाइप का सीक्वेंस है ह्यूमन बीइंग में, it would be different sequence in another species of organism. ठीक है, तो चारगफ रूल का ये मतलब है. Then in 1952, X-ray crystallograph pattern of DNA obtained by Rosalind Franklin and Raymond Gosling. B-type DNA helix. Okay, जो B-type DNA helix था उसका स्ट्रक्चर को स्टडी किया था यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ. ये जो फिगर है सी रोजालिन फ्रैंकलिन, और ये जो सर्कुलर ब्लैक डॉट वाला पिक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ पैटर्न ऑफ डीएनए. अब हम लोग जैसे साइंटिस्ट अगर जो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी हम लोग एक्सरे पे जब काम नहीं किए, क्रिस्टलोग्राफी पे किसी ने अगर हम लोग ने काम नहीं किया है, तो वी वोंट बी अंडरस्टैंडिंग कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है. ठीक है ना. तो बट विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे जो ब्लैक डॉट वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी की बेसिस पे रोजालिन फ्रैंकलिन ने कह दिया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर इज अ कोयल स्ट्रक्चर. ठीक है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं ना. तो हेलिक्स मतलब घुमा, ये जो यहाँ पे डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया, इट इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर. अब जब किसी चीज का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ में इस काइंड ऑफ पैटर्न बनता है. ठीक है, तो रोजालिन फ्रैंकलिन ने कह दिया था कि डीएनए आर ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर इन 1952. ठीक है. देन इन 1953 वाटसन एंड क्रिक discover the double helical structure of DNA. Watson and Crick discovered the double helical structure of DNA using the prior information given by Rosalind Franklin by X-ray crystallography and चारगफ रूल. तो चारगफ ने बता दिया था कि डीएनए में जितना भी ए होगा वो हमेशा टी के साथ पेयर करेगा, और जितना भी जी होगा वो हमेशा सी के साथ पेयर करेगा. और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने बोल दिया था कि डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. सो दोनों को मिला के वाटसन एंड क्रिक ने क्या कर दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना दिया. तो दे वर कंसीडर्ड एज द डिस्कवरर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन द ईयर 1953. ओके, अब और डीएनए के बारे में और डिस्कवर होते गया. तो 1960 to 61 के बीच में क्या डिस्कवर हुआ, जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड डिसिफर्ड बाय मार्शल नीरेनबर्ग एंड हेनरिक जे माथे. दे वर्क विद इकोलाई के साथ काम करके वो लोग ने क्या किया, जेनेटिक कोड को डेसिफर्ड किया. मतलब देयर आर टिपिकल 3 सेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोडिंग फॉर एमिनो एसिड्स, और जिससे बाद में जाके प्रोटीन बनता है. तो कौन सा जेनेटिक मतलब कौन सा 3 न्यूक्लियोटाइड किस एमिनो एसिड को कोड करता है, इसको डेसिफर किया था मार्शल नीरेनबर्ग एंड हेनरिक जे माथे. In 1970 and established technique for recombinant DNA technology. Now coming towards biotechnology. तो 1971 में कोहेन एंड बोयर, ये दो साइंटिस्ट का नाम है, दे डेवलप इनिशियल टेक्निक्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. जो रिकॉम्बिनेंट आजकल तो बहुत कॉमन हो चुका है. तो 1971 में फर्स्ट टेक्निक को डेवलप किया गया था टू अलाउ द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर डीएनए ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए जो टेक्निक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसको इनिशियली डेवलप किया गया था कोहेन एंड बॉयर ने इन 1971. ओके, इन 1974 फर्स्ट एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया ऑफ ए जीन क्लोन फ्रॉम ए डिफरेंट स्पीसीज. क्या किया 1974 में, एक अलग ही स्पीसीज का जीन लेके बैक्टीरिया में डाल दिया और बैक्टीरिया में वो जीन को एक्सप्रेस कराया. ठीक है. In 1978, the first recombinant DNA human insulin was prepared by David Godel and his colleagues of Genentech. कंपनी का नाम क्या है, Genentech. तो फर्स्ट इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस कंपनी ने बनाया था, Genentech. ओके, और साइंटिस्ट का नाम था डेविड गोडेल. ओके, बाय यूटिलाइजिंग एंड कंबाइनिंग द इंसुलिन
A and B genes expressed in E. coli. क्या था, अब ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन चाहिए होता है, अगर इंसुलिन नहीं है तो यू सफर फ्रॉम डायबिटीज, है ना। तो उससे पहले क्या होता था, यू हैड टू किल pigs or other animals and you have to extract insulin from those animals और उसको कमर्शियली बेचते थे। उससे पहले भी तो लोगों को डायबिटीज होता था ना, ऐसा नहीं कि 1978 के बाद ही डायबिटीज होना शुरू हुआ हो, उससे पहले डायबिटीज से भी बहुत सारे होते थे, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट नहीं था, अगर था भी तो बहुत ही कॉस्टली था, क्योंकि उसके लिए वन ऑफ द कॉमन एनिमल वाज पिग, सुअर को मारो, और क्योंकि द सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इज सिमिलर विथ ह्यूमन बींग, सुअर दिखने से बाहर से कितना भी खराब लोग अंदर से ह्यूमन बींग जैसे ही होता है, सिस्टम उसका जो सिस्टम इंसुलिन एक्स्ट्रा किया जाता था। तो इमेजिन करो कितना डायबिटिक पेशेंट होगा और कितना सुअर को मारोगे, है ना। तो इट वॉज रियली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक बिफोर दैट। उसके बाद क्या हुआ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आया, अब ये सबको पता चला कि देयर इज सम टेक्निक कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें आप किसी जीन को किसी और ऑर्गेनिज्म से निकाल के बैक्टीरिया में डाल सकते हो और बैक्टीरिया में जीन का एक्सप्रेशन, और जीन का एक्सप्रेशन मतलब ही वही है कि आप इंसुलिन का जीन लेके आओ ह्यूमन बींग से और उसको बैक्टीरिया में डालो, और बैक्टीरिया में वो जीन जब एक्सप्रेस होगा, पहले तो आरएनए बनेगा, अब आरएनए से थ्रू ट्रांसलेशन उसका प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन क्या है, इंसुलिन, है ना। वही इंसुलिन डब्बा में भरो और इंजेक्ट करो। तो अगर हम लोग का बॉडी खुद इंसुलिन नहीं बना पा रहा है तो इंजेक्ट करो, एवरीडे इंजेक्ट करो, है ना। सो देयरफॉर इट बिकेम चीपर, insulin become commercially available in higher number, in larger quantity. It became cheaper. Thereafter, Genentech and Lilly signed an agreement to commercialize recombinant DNA insulin. तो आजकल जितना भी इंसुलिन मिलता है all are RDNA टेक्नोलॉजी। तो लोग जितना भी लोग कहते हैं ना कि हम लोग ट्रांसजेनिक नहीं खाएंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो तब तक कहते हैं जब तक दे हैव ऑप्शन और दे हैव द ऑल्टरनेट सोर्स, ठीक है। जिस दिन उसको खाने को नहीं मिलेगा, दे वोंट आस्क कि ये राइस या ये गेहूं या ये मेज, वेदर इट इज ट्रांसजेनिक और वेदर इट इज नॉर्मल कन्वेंशनल ब्रीडिंग। जब उसके पास ऑप्शन है, देन दे विल आस्क क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप हॉस्पिटल पे हो और बहुत ही सीरियस कंडीशन पे हो, अगर आपको एक इंजेक्शन लगने से, इंजेक्शन एक्स लगने से आप ठीक हो जाओगे, तो यू विल नॉट आस्क कि वो इंजेक्शन एक्स कहाँ से आया है, कैसे आया, आप नहीं पूछोगे, क्योंकि अगर वो नहीं डालोगे तो आप तो गया काम से, है ना। तो उस टाइम पे आप नहीं पूछोगे। तो इंसान whenever they have option, then you can see the true color of people. So that's why I say the biotechnology, it is an emerging subject. अभी 30-40 साल ही हुआ है जो कि एक सब्जेक्ट बन के आया है, कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट बात करो कि ये तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर से चल रहा है बाकी सब्जेक्ट, है ना। जो बायोटेक्नोलॉजी है, दिस इज अ इमर्जिंग सब्जेक्ट। तो जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन होना होगा, क्रॉप इम्प्रूवमेंट होना होगा, इट हैज़ टू गो थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, अदरवाइज एवरीथिंग हैज़ रीच द थ्रेशोल्ड लेवल। क्रॉप प्रोडक्शन का बात करो आप, इट हैज़ रीच द थ्रेशोल्ड लेवल। आप एक पार्टिकुलर एरिया पे कितना क्रॉप प्रोड्यूस करोगे यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग, वो एक पार्टिकुलर हाई लेवल पहुंच चुका है, आप उससे ज़्यादा क्रॉप नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। अब देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली सब्जेक्ट और ओनली एक्सपर्टाइज इज बायोटेक्नोलॉजी, जिससे क्या कर सकते हो आप, यू कैन इनकॉर्पोरेट, जैसे राइस है तो राइस में ही यू इनकॉर्पोरेट अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नहीं तो राइस में क्या होता है, बस कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो अब हम लोग खाना खाते हैं तो वी नीड अ बैलेंस डाइट, राइट। खाना खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, थोड़ा सा प्रोटीन भी चाहिए, थोड़ा सा विटामिन भी चाहिए, और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, या और मेटल्स, थोड़ा थोड़ा आयरन, ये सब चाहिए होता है ना। बायोटेक्नोलॉजी क्या कर सकता है, इट कैन इंट्रोड्यूस ऑल दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट in a single crop also through genetic engineering. For example, which is now I think in Philippines, which is now allowed to release after 10-20 years of its production,
गोल्डन राइस नाम से एक राइस है। गोल्डन राइस इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसका कलर थोड़ा येलोइश होता है, गोल्डन कलर का होता है। क्यों होता है बोलने से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन विच इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। राइस में विटामिन ए नहीं होता है नॉर्मल राइस में, लेकिन वो राइस में थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग एक जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो राइस का ग्रेन में भी विटामिन ए का प्रिकर्सर और बीटा कैरोटीन बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी आदमी वो राइस कंज्यूम करेगा, उसको नॉर्मल जो राइस से कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो तो मिल ही रहा है, अलॉन्ग विद दैट दे आर गेटिंग विटामिन ए ऑल्सो, है ना। तो दैट इज पॉसिबल थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, नॉर्मल ब्रीडिंग से तो कभी होगा ही नहीं वो, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल वही दे रहा था कि जैसे इंसुलिन का, आदमी लोग के पास इंसुलिन खरीदने का पैसा नहीं होता था, इतना कॉस्टली होता था। अब मान लो जेनेटिक इंजीनियरिंग का थ्रू इंसुलिन बना दिया बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नाउ नोबडी आस्क्स कि कैसे बन के आया है, ठीक है। सो एवरीथिंग हैज टाइम, so for food also time will come that for example area for crop production is decreasing every day, क्योंकि आदमी को पॉपुलेशन तो बढ़ी रहा है ना, लेकिन अर्थ का जो लैंड मास है वो तो सेम का सेम है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग के साथ अर्थ का साइज भी बढ़ रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन एरिया है वो तो रिमेनिंग, इट इज रिमेनिंग सेम और इट इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, घर बन रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सब कुछ उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो घट रहा है, पॉपुलेशन जो डिमांड फॉर फूड है वो इंक्रीज हो रहा है। So in order to produce higher number of foods in small land, we need to have intervention from biotechnology. Just like this insulin. In October 1982, the US Food and Drug Administration (FDA) approved Eli Lilly and Lilly and company's Humulin, the first human insulin for diabetes treatment, created using recombinant technology. तो 1982 से USA में शुरू हो गया था कमर्शियली बिकना इंसुलिन। इन 1982 फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए एनिमल वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर सेल इन यूरोप, जो था कोलीबैसिलोसिस। फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन एनिमल स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, another that is transgenic mouse carrying the gene for rat growth hormone, first transgenic plant produced using an agrobacterium transformation system। तो 1982 में बहुत सारा काम हुआ। एक तो ये जो कमर्शियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन था वो बिकना शुरू हो गया था यूएस में फ्रॉम कंपनीज लाइक एली लिली, और कंपनी का ये इंसुलिन का नाम, कमर्शियल नाम रखा गया था ह्यूमिलिन बोल के, ह्यूमन इंसुलिन से ह्यूमिलिन। और उसी ईयर में ये जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए एनिमल वैक्सीन अप्रूव्ड हो चुका था सेल के लिए इन यूरोप, और जो वैक्सीन का नाम था कोलीबैसिलोसिस, ठीक है। और उसी ईयर में फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर स्पीसीज ऑफ एनिमल भी हो चुका था। वो एनिमल क्या था, माउस था। दिस माउस वाज कैरिंग जीन फॉर रैट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। रैट ग्रोथ हार्मोन किसी और स्पीसीज से लिया था और किसी और माउस स्पीसीज में उसको ट्रांसफर किया गया था सक्सेसफुली। उसके बाद फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस यूजिंग एन एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। वन ऑफ द, बात में पढ़ेंगे हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, हम लोग वी हैव टू कवर इन योर सिलेबस। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम सिस्टम का थ्रू फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस हुआ था 1982 में। Okay, we'll see last slide. Notice 1977 में डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक डेवलप बाय फ्रेडरिक सेंजर एंड कलिक, ठीक है। तो डीएनए को कैसे सीक्वेंस किया जाता है वो टेक्निक को 1977 में फ्रेडरिक सेंजर ने डिस्कवर किया था। 1983 में फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसफर जीन टू प्लांट, मतलब किसी जीन को प्लांट में सक्सेसफुली ट्रांसफर किया गया था 1983 में। ट्रांसजेनिक पिग्स प्रोड्यूस कैरिंग द जीन फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो 1986 में क्या किया गया, किसी पिग में
ट्रांसजेनिक जीन को इंसर्ट किया गया और वो जीन क्या था, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पिग्स के अंदर में प्रोड्यूस किया जा रहा था, ठीक है। 1988 में यूएस पेटेंट ऑफिस एक्सटेंड्स पेटेंट प्रोटेक्शन टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स, फर्स्ट जीएमओ अप्रूव्ड, ह्यूमन जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट इनिशिएटेड। 1988 में यूएस का जो पेटेंट ऑफिस है उसने किया, इट हैज एक्सटेंडेड द पेटेंट प्रोटेक्शन टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स। जो भी पेटेंट मतलब जिसने बनाया उसको उसका फायदा मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है ना। तो जिस भी कंपनी ने या जिस भी साइंटिस्ट ने अगर कोई भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल बनाया हो, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल एनिमल है उसमें एक दो जीन डाल के थोड़ा सा अलग बना दिया हो, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल कहते हैं या जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल कहते हैं, अगर ऐसा बनाया हो तो उसको भी पेटेंट देना शुरू कर दिया था यूएस ऑफिस ने, ठीक है। फर्स्ट जीएमओ अप्रूव्ड 1988 में, और ह्यूमन जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट इनिशिएटेड। ह्यूमन का जितना भी डीएनए उसको सीक्वेंस करने का जो प्रोजेक्ट है, बहुत उस टाइम में जो सीक्वेंस मेथड था जो 1977 में सेंजर ने डेवलप किया था, वो बहुत ही स्लो है, ठीक है ना। आज के दिन में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुका है कि आफ्टर एवरी 1 or 2 आवर होल जीनोम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कैन बी सीक्वेंस्ड, ठीक है। अगर आप अपना डीएनए लेके किसी कंपनी को दे दोगे थोड़ा पैसा देके, तो 1-2 घंटे में आपको रिजल्ट दे सकता है, इतना फैसिलिटी है अभी। लेकिन उस टाइम में 10 साल 12 साल लग जाता था एक किसी ऑर्गेनिज्म को सीक्वेंस कराने के लिए। तो देखो ये 1988 में क्या हुआ था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इनिशिएटेड शुरू हुआ था, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना शुरू हुआ था 1988 में, ठीक है। 1989 में प्लांट जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट और सीरियल्स एंड एरोबिडोप्सिस। 1988 में ह्यूमन के लिए, 1989 में प्लांट जो था सीरियल्स में राइस भी था, ठीक है, एंड एरोबिडोप्सिस का शुरू किया गया था। 10-11 साल बाद जाके प्लांट जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट फॉर राइस एंड एरोबिडोप्सिस कंप्लीटेड, मतलब 11 साल लग गया राइस और एरोबिडोप्सिस का फर्स्ट जीनोम को सीक्वेंस करने में। एंड अबाउट 44 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड प्लांटेड टू जीएमओ क्रॉप्स बाय 2000, around 44 million hectares of land in the world were covered by GM crops, ठीक है। So this much about bit history. So नेक्स्ट क्लास से हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। So let me take the attendance now. Okay, enough for today. You may leave the class now. Thank you, sir.